हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शौर्य अपनी वाइफ निकिता के साथ कुछ ज्यादा खुश नहीं रहता था। निकिता उसे एक पति नहीं बल्कि नौकर की तरह रखती। निकिता ने कभी शौर्य को समझने की कोशिश तक नहीं की थी, जिस वजह से वो हालात के चलते मोहिनी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। उससे शौर्य का 1 साल से अफेयर चल रहा था। ऐसे ही एक शाम शौर्य ऑफिस से घर आता है और कहता है, निकिता जरा पानी देना, बहुत प्यास लग रही है, आज बहुत थक गया ऑफिस में। निकिता पानी दो ना। अरे इतनी देर हो गई, सुना नहीं क्या? अरे कहाँ है, जरा देखूं तो। ये बोलकर जैसे ही शौर्य उसके पास जाता है तो देखता है कि निकिता हेडफोन लगाए गाने सुन रही है। ये देखकर वो बोलता है, निकिता तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? ये क्या बिहेवियर है? मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ, तुम्हें ये नहीं पता कि पति घर आ गया है तो उसे पानी भी दे दूं? तुम तो रोज आते हो, कभी खुद से पानी पी लिया करो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जब पानी का गिलास लिए तुम्हारे लिए दरवाजे पर खड़ी रहूंगी। अपने आप पी सकते हो। वो तो मैं रोज ही करता हूँ, कौन सा तुम पानी देती हो? रोज इसी बात पर बहस करती हो। सॉन्ग सुन लो, पर ये देख लो घर में कोई आ रहा है जा रहा है, तुम्हें कोई होश ही नहीं है। घर में अगर चोर आता तो तुम अपने गानों में ही मस्त रहती। तो कौन सा ऐसा सोना चांदी रखा हुआ है तुमने घर में जो चोर लेकर जाएंगे यहाँ से? ओ जस्ट शट अप निकिता, तुमसे कुछ भी बोलना बेकार है, क्योंकि तुम ना तो इस घर को अपना घर समझती हो, ना मुझे अपना पति। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने मुझे बदले में प्यार तक नहीं लौटाया। जब तक पैसों से ऐश करा रहा था सब अच्छा था, जैसे ही मैं मुसीबत में आया तुमने मेरा हाथ ही छोड़ दिया। अभी भी तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, कि मेरी कोई फिक्र है? मुझ पर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झाँक कर देख लो। जो बकना है बको। ओ हेलो, ऐसे कमरे से बाहर कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो, तुम मुझे ऐसे नहीं सुना सकते शौर्य, तुम्हें भी सुनना होगा। निकिता चिल्लाती रहती है, लेकिन शौर्य उसे अनसुना करके खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लेता है। निकिता गुस्से में दरवाजा खटखटाती रहती है। शौर्य, तुम्हें भी मेरी बात सुननी होगी, तुम मुझे ऐसे सुना नहीं सकते। निकिता की ईगो हर्ट हो जाती है और वो अपने कमरे में जाकर गुस्से से सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगती है और कहती है, शौर्य तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सुनाओ, मेरे से ऊंची आवाज में बात करो। तुमने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया ना, इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। कल सुबह तुम्हें टिफिन ना देकर। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये बोलकर वो बेड पर पैर मारती है और कमरे को पूरी तरह तहस नहस कर देती है। अगली सुबह वो लेट हो जाता है और कहता है, ओ नो निकिता, मैं कितना लेट हो गया, बताना चाहिए था ना। ओह मैं तो भूल गया, रात को हमारी लड़ाई हुई थी, तो तुम मुझे कुछ क्यों कहोगी या मेरे लिए कुछ क्यों करोगी? मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। जब तुम्हें पता है तो क्यों बोल रहे हो? जो करना है करो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। जा रहा हूँ। पता नहीं वो कौन सा मनहूस वक्त था जब मैंने तुमसे शादी कर ली। शौर्य तैयार होकर कुछ देर में निकल जाता है। तभी वो मोहिनी के घर एकदम से पहुँचता है। सुबह सुबह मोहिनी उसे देखकर हैरान हो जाती है और गले लगाकर बोलती है, अरे शौर्य, तुम सुबह सुबह, आई एम सो हैप्पी कि तुम मेरे पास आ गए। पर एक मिनट, ये तो तुम्हारे ऑफिस जाने का टाइम है ना? क्या हुआ, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ही स्पेंड करूँगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर ये बताओ कि तुम उदास क्यों हो? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? तुम्हारी निकिता से लड़ाई हुई है क्या? बताओ मुझे। शौर्य उसके गले लग जाता है और अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन मोहिनी उसकी तकलीफ समझ जाती है। तभी वो बोलता है, बस मोहिनी, मैं थक चुका हूँ उसे समझते समझते, अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो औरत मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं है। शुक्र है कि तुम मेरी लाइफ में आई, मैं बहुत खुश हूँ और तुम डिजर्व करती हो मेरी वाइफ बनना। मैं उसे डाइवोर्स देकर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच में शौर्य, तुम मुझसे शादी करोगे? वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। यार वो बात की बात है, ये बताओ तुमने कुछ खाया या नहीं? नहीं मोहिनी, रात से कुछ नहीं खाया। ओके, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारा फेवरेट लंच बनाऊंगी। ओके जान। कुछ देर बाद मोहिनी शौर्य के साथ ब्रेकफास्ट करती है। उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है। शौर्य उसके हाथ पर किस करता है। फिर मोहिनी शौर्य के फोरहेड पर किस करती है। तभी शौर्य बोलता है, मोहिनी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई।
तुम मुझे कितना समझती हो, मुझे कितना प्यार, कितनी केयर, कितनी रिस्पेक्ट देती हो, जो कि ये सब मुझे निकिता ने कभी नहीं दिया। उसे मेरी तकलीफ भी नहीं दिखाई देती। क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रुक सकता हूँ? आई लव यू टू शौर्य। जो केयर, प्यार, अटेंशन, रिस्पेक्ट तुमने मुझे दी है वो सब कुछ तुम भी डिजर्व करते हो। लेकिन निकिता तुम्हारी वाइफ है, इस बात से मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, पर वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है ये सोचकर मुझे बुरा लग रहा है। इससे तो अच्छा है कि तुम मुझसे अलग ही हो जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रख दूंगी। आई नो मोहिनी, तुम क्या हो, क्या सोचती हो, तुम्हारा दिल कैसा है, सब जानता हूँ मैं। यू नो व्हाट, तुम निकिता से बहुत ज्यादा अच्छी हो। ऐसी कि तुम आसमान हो तो वो जमीन है। बस अब हम सैड बातें नहीं करेंगे, अब हम बस एंजॉय करेंगे। जी मोहिनी मैडम। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं और शाम को घूमने जाते हैं, जहां दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। वहीं घर बैठी बोर होती हुई निकिता शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती है तो उसकी नजर शौर्य पर पड़ती है और उस लड़की पर भी। ये देखकर वो खुंदक खाती है और कहती है, शौर्य के साथ लड़की कौन है? कहीं इनका अफेयर तो नहीं चल रहा? नजर रखती हूँ। निकिता उन दोनों पर नजर रखते हुए उनका पीछा करती है, जहाँ शौर्य मोहिनी को एक ज्वेलरी दिखाने के लिए एक ज्वेलर की शॉप पर लेकर जाता है। फिर शौर्य उसे अपने हाथों से एक नेकलेस पहनाता है। ये देखकर निकिता आग बबूला हो जाती है और उसके पास जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपने कदम रोक लेती है। ऐसे ही कुछ दिन वो उन दोनों पर नजर रखे और उनकी फोटो क्लिक करके उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लेती है और निकिता उन फोटोज को लेकर दोनों के सामने आती है। तब शौर्य चौंक कर बोलता है, निकिता तुम यहाँ कैसे? वो सब छोड़ो, कुछ दिखाने लाई हूँ अपनी सौतन और तुम्हारे लिए। क्या है ना शौर्य, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। हफ्ते भर से तुम पर नजर रखे हुए हूँ। ये तो हम दोनों की फोटो है शौर्य, साथ में। फोटो देखकर मोहिनी के हाथ से फोन छूट जाता है और रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। निकिता तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम हमारा पीछा कर रही थी। चलो अच्छा ही है कि तुम्हें सब खुद पता चल गया। पर ये बताओ तुम ये सब कर क्यों रही हो? बड़ी देर से आए हो मुद्दे की बात पर। हाँ, तो मैं तुम्हें मीडिया के सामने जलील कर दूंगी अगर ये लड़की तुमसे दूर नहीं हुई, क्योंकि शादीशुदा होने के बावजूद तुम मुझे धोखा दे रहे हो, अफेयर चला रहे हो इससे। तुमने तो कभी उनका साथ नहीं दिया और मुझे भी उनसे दूर करना चाहती हो। मैं शौर्या से प्यार करती हूँ और उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अरे तुम तो हमेशा ही उन्हें भूखा प्यासा छोड़ देती हो। ऑफिस आकर उनसे बात तक नहीं करती, कभी पानी तक नहीं पिलाया। तुम अपने ही दुनिया में मस्त रहती हो। हाँ, किया है मैंने ऐसे, और क्यों रखूं ऐसे आदमी का ध्यान जिसने मेरा ध्यान नहीं रखा। मुझे बस अपनी लाइफ जीने से मतलब है। और हाँ, जहाँ तक तुम्हारी बात है तो अपनी बेइज्जती करवाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। बहुत जल्द ही बड़े बड़े अखबारों में तुम्हारी फोटो, वो भी दूसरी औरत के नाम से छपेगी। ऐसी इज्जत उतारूंगी तुम्हारी कि शहर से भागने के सिवा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं होगा। ओ जस्ट शट अप निकिता, तुम इतनी नीचे भी गिर सकती हो? कभी सोचा ही नहीं था। अगर तुमने मोहिनी के साथ कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत प्यार करते हो तुम मुझसे, पर मैं तो ऐसा करूंगी। महिला मोर्चा निकलवाकर इसकी बेइज्जती ना करी तो मेरा नाम भी निकिता पाठक नहीं, और तुमसे बदला तो मैं लेकर रहूंगी। निकिता तुम शांत हो जाओ। अरे मेरा फोन गिर गया। मोहिनी उसे शांत करवाते हुए अपना फोन उठाती है और रिकॉर्डिंग सेव हो जाती है। अगले दिन निकिता मोहिनी के घर महिला मोर्चा लेकर आती है, जहां सारी औरतें मोहिनी के लिए बोलती है, मोहिनी हाय हाय, दूसरी औरत हाय हाय। ये तो मेरे घर के बाहर मोर्चा लेकर आ गए। मुझे शौर्य को बताना होगा। मोहिनी शौर्य को कॉल करके सब बताती है। शौर्य अपने ऑफिस से सीधा मोहिनी के पास आता है और उसे रिलैक्स फील करवाता है। सारी औरतें उसके दरवाजे पर इकट्ठा होकर उससे सवाल जवाब करती है। तभी शौर्य बोलता है, ये सब आप क्या कर रही हैं? एक औरत होकर दूसरी औरत पर कीचड़ उछाल रही हैं। इसमें इस बेचारी की कोई गलती नहीं है। असल बात तो ये है कि मेरी बीवी ही मुझसे चिढ़ती है, मेरे साथ रहना नहीं चाहती, और ना मैं, क्योंकि इसने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा, ना एक बीवी के कर्तव्य निभाए। हम कैसे मान ले? तुम्हारे पास कोई सबूत है जिसे इस पर तुम्हारी फोटो है? जी नहीं है मेरे पास।
सभी औरतें शौर्य को बुरा भला कहकर उस पर टमाटर फेंकती है। तभी मोहिनी बोलती है, बस और कोई नहीं मानेगा शौर्य को, मेरे पास सबूत है। पर हमारे पास कहाँ से आया? तभी मोहिनी सबके सामने वो रिकॉर्डिंग सुना देती है, जिसके बाद सब मोहिनी को निर्दोष समझते हैं और निकिता पर ही टमाटर बरसाने लगते हैं। और उसके बाद निकिता को महिला मोर्चा के कहने पर शौर्य से डिवोर्स लेना ही पड़ता है। कुछ दिनों बाद शौर्य मोहिनी से शादी कर लेता है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। एक बेहद ही खूबसूरत ड्रेस की लॉन्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, जहां पर एक रिपोर्टर उस ड्रेस डिजाइनर से पूछता है, सो मिस प्रिया, आपने कैसे सोचा कि आप एक डिजाइनर बन सकती हैं? इस सवाल को सुनकर प्रिया अपनी आम से खास बनने की सारी यादें और मेहनत को सोचने लगती है और सभी के साथ अपनी स्टोरी शेयर करती है। प्रिया अपनी माँ गीता और पिता गौरव के साथ रहा करती थी। प्रिया छोटे घर में रहकर बड़े सपने देखने वाली लड़की थी, जिसको अच्छे अच्छे फैंसी कपड़े पहनने का बहुत शौक था। पर आर्थिक हालत खराब होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती थी। पर अपना शौक पूरा करने के लिए वो सेल से कपड़े खरीदती थी और उनमें अपने हाथ से कढ़ाई बुनाई करके सिंपल कपड़ों को भी हाई-फाई लुक दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन प्रिया खुद को शीशे में निहारते हुए कहती है, हे बेबे, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इतनी सुंदर दिखो। ये देखकर उसकी माँ गीता उससे बोलती है, बेटा ख्याली दुनिया से बाहर आ और कुछ खा ले, वरना ऐसे ही कॉलेज चली जाएगी। अरे माँ, ख्याली दुनिया को ना एक दिन सच कर दिखाएगी आपकी ये बेटी। इतना कहकर प्रिया अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। ऐसे ही एक दिन प्रिया अपनी दोस्त गरिमा के साथ मॉल जाती है, जहाँ प्रिया को एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पसंद आती है और वो उसे खड़ी होकर निहारने लगती है। तभी गरिमा उससे बोलती है, अरे प्रिया देख, मॉल के बाहर सेल लगी है, चल वहाँ देखते हैं कपड़े। अरे हाँ चल। प्रिया और गरिमा दोनों बाहर लगी सेल में चली जाती हैं, जहाँ से प्रिया एक सिंपल ड्रेस खरीद ले आती है और फिर उस पर अपने हाथों का जादू चलाकर उसे ठीक वैसा ही ड्रेस बना देती है जैसा उन्होंने मॉल में देखा था। जिसके बाद वो उसे पहनकर अपने कॉलेज जाती है, जहाँ सभी लड़कियाँ उसकी ड्रेस को देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी उन सबके बीच खड़ी उसी की दोस्त नेहा उससे बोलती है, वाओ प्रिया, ये ड्रेस कितनी सुंदर है, कहाँ से ली तूने? ये तो मैंने मॉल से ली है। अच्छा नेहा, तुमको क्या लगता है कि ये ड्रेस कितने की होगी? यार मॉल से ली है तो कम से कम 10-15 हजार की तो होगी ना। सच तो ये है कि ये ड्रेस मैंने मॉल के बाहर लगी सेल में से ली थी और फिर उस पर अपने हाथों से काम किया और एक सिंपल सी ड्रेस को एक यूनिक लुक दे दिया। वाह यार, क्या बात है, सच में तुझ में तो बहुत टैलेंट है यार। एक ड्रेस मेरे लिए भी डिजाइन कर देना। अरे मैं तो कहती हूँ तू इस टैलेंट को और निखार, तेरा बहुत नाम होगा। कुछ वक्त बीत जाता है और इसी तरह प्रिया सेल के कपड़े लाती है और उनको बेहद खूबसूरत रूप देकर अपने दोस्तों और बाकी लोगों को बेच दिया करती, जिससे उसके घर की आर्थिक हालत भी सुधरने लगती है। ऐसे ही एक दिन प्रिया की माँ गीता उससे बोलती है, देखा प्रिया बेटा, तेरे हाथों का हुनर कितना काम आ रहा है तुझे। पर क्या माँ? बेटा तू सेल के कपड़ों का इस्तेमाल करती है ड्रेस बनाने में और सेल के कपड़ों की क्वालिटी कितनी खराब होती है बेटा। मैं बस यही सोच रही थी कहीं तुझे इसकी वजह से आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और जिस बात का डर था वही होता है। कुछ समय में ही जो लोग प्रिया की ड्रेसेस की तारीफ करते नहीं थकते थे, वही लोग अब उसकी क्वालिटी को लेकर उसके बारे में बातें करने लगे थे। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में नेहा प्रिया को देखकर उससे बोलती है, यार मुझे पता नहीं था कि तू इतनी बड़ी बेईमान निकलेगी। डिजाइनर ड्रेस के नाम पर चीप क्वालिटी के कपड़े तू हमें दे रही है। जिस ड्रेस की क्वालिटी को आप चीप कह रही है ना मोहतरमा, वैसी ड्रेस पहनने का आप जैसी लड़कियां सपना देखती रहती है, जिसे मैंने आपके बहुत ही कम पैसों में आपको प्रोवाइड करवाया है। प्रिया की ड्रेस को लेकर कई बातें बनने लगी थी, जिसके बाद प्रिया से लोग उसकी ड्रेसेस लेना बंद कर चुके थे। लेकिन प्रिया हार मानने वाले लड़कियों में से बिल्कुल नहीं थी। वो अपनी ड्रेसेस के लिए कभी भी चीप क्वालिटी का कपड़ा इस्तेमाल नहीं करती थी, चाहे वो कपड़ा सेल का ही क्यों न हो, लेकिन फिर भी उस कपड़े की क्वालिटी वो हमेशा अच्छी ही रखती थी।
और यही बात वो लोगों को बताते हुए बोलती है। मेरी बनाई हुई हर ड्रेस का कपड़ा सस्ता और टिकाऊ है। मैंने किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं की है और अगर किसी की भी ड्रेस में 1% की भी कमी है तो वो लाकर मुझे दिखा दे, मैं उसके डबल पैसे वापस करने के लिए तैयार हूँ। प्रिया की बात सुनकर सभी उससे सहमत हो जाते हैं और वापस से उसकी ड्रेसेस को खरीदना और उनकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और प्रिया के कॉलेज में फैशन शो होता है जिसमें वो भी पार्टिसिपेट करती है और खुद का डिजाइन किया हुआ ड्रेस पहनकर ही वो रैंप वॉक करती है। शो के चीफ गेस्ट जो कि एक बहुत ही बड़े डिजाइनर मनीष खुराना थे, उनकी नजर प्रिया की ड्रेस पर पड़ती है और वो उसे देखते ही रह जाते हैं। शो खत्म होने के बाद मनीष जी उसके पास जाते हैं और उससे बोलते हैं। हेलो मिस। जी, माय नेम इज प्रिया। मिस प्रिया, आपने ये ड्रेस कहाँ से ली? आप मुझे उस जगह का एड्रेस दे सकती हैं? सर, एक्चुअली ये ड्रेस मैंने खुद डिजाइन की है। मनीष प्रिया के डिजाइन से बहुत इम्प्रेस होता है, जिसके बाद वो प्रिया को अपने साथ काम करने के लिए ऑफर देता है। ये सुनकर प्रिया के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, सीरियसली, आप मुझे अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं? ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है मिस प्रिया, क्योंकि जो लड़की सेल के कपड़ों को इतना सुंदर रूप दे सकती है और वो हमारे कपड़ों को कितना अच्छा डिजाइन दे सकती है, ये देखना चाहते हैं हम। श्योर सर, मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगी। प्रिया अपने घर जाकर अपने माता पिता को इस सब के बारे में बताती है, जिसको सुनकर प्रिया की माँ गीता बोलती है, वाह मेरी बेटी, मुझे तुझ पे नाज है। अरे कुछ समय पहले तो सेल के कपड़ों से खुद को सजाती थी और अब मेरी बेटी महंगे डिजाइनर कपड़े पहना करेगी। हाँ हाँ, आखिर बेटी किसकी है? वाह जी वाह, अब बेटी किसकी है? कुछ समय में ही प्रिया के काम का नाम होने लगता है। मनीष के साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और कुछ ही समय में उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जिसके बाद एक दिन मनीष प्रिया से कहता है, प्रिया देखो, अब तुम्हारा बहुत नाम हो गया है। तुम जो चाहती थी तुमने वो हासिल कर ही लिया है अब लगभग, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम छोड़ दो। पर क्यों मनीष? और मैंने अभी किया ही क्या है? मैं अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहती हूँ। तुम जानते हो कि मैं अपना खुद का फैशन हाउस खोलना चाहती हूँ, फिर तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? लेकिन प्रिया, मेरी फैमिली को एक सिंपल बहू चाहिए और अगर मैं उनको बताऊंगा तो वो शायद मना कर देंगे हमारे रिश्ते के लिए। मनीष, जैसे तुम्हारे लिए मेरे सपने जरूरी नहीं है ना, वैसे ही मेरे लिए ये शादी जरूरी नहीं है। इस तरह उन दोनों में हुई तकरार के बाद कुछ समय तक दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते। लेकिन मनीष प्रिया को खोना नहीं चाहता था और वो अपने घर वालों को प्रिया के बारे में सब बताते हुए उन्हें समझाता है कि उसको प्रिया से प्यार है और प्रिया को उसके सपनों से। जिसके बाद मनीष की खुशी के लिए उसके घर वाले प्रिया को अपना लेते हैं और मनीष प्रिया से मिलकर उसे ये खुशखबरी देते हुए कहता है, प्रिया, घर वाले मान गए हैं। अब ना तो तुमको अपने सपने छोड़ने पड़ेंगे और ना मुझे। सच मनीष, आई एम सो हैप्पी। और तुम्हें पता है, मैंने अपने सपने के लिए काम करना भी शुरू कर दिया है। ऐसा कहकर प्रिया अपने सारे न्यू डिजाइन ड्रेसेस को मनीष को दिखाती है। प्रिया की ड्रेसेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, जिसको देखकर मनीष प्रिया को इन्हें लॉन्च करने का आइडिया देता है, जिससे प्रिया का खुद का ब्रांड बनने और उसकी एक खुद की अलग पहचान और नाम बनने में बहुत मदद मिलेगी। जल्दी ही उसका ये काम पूरा हो जाता है और प्रिया की इस कामयाबी के बाद मनीष उससे कहता है, प्रिया, तुम्हारा सपना पूरा हुआ। आज तुम एक टॉप ड्रेस डिजाइनर हो, तो क्या अब हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं? मनीष प्रिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसके बाद प्रिया भी उसे हाँ कर देती है और कुछ ही समय के बाद दोनों परिवार वालों की सहमति से वो दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही एक दिन प्रिया को एक बहुत बड़े फैशन शो में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। तो बस यही तक थी मेरी कहानी, जो आम से खास बनी। मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि काम छोटा हो या बड़ा, सस्ता हो या महंगा, बेईमानी हमेशा आपको असफलता ही देती है। इसीलिए दिल लगाकर अच्छे से मेहनत से काम करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देते हुए प्रिया अपनी पूरी कहानी सारी दुनिया को बताती है कि आखिर किस तरह उसने सेल में लगे कपड़ों से शुरुआत की और आज वो एक बहुत बड़ी डिजाइनर बन गई है।
प्रिया की कहानी से काफी लोगों को प्रेरणा मिलती है। साथ ही इस सब के बाद प्रिया अपने काम और अपने परिवार के बीच एक अच्छा तालमेल बना लेती है और खुशी खुशी अपने परिवार और पति के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।